बिलासपुर के गांव में सुंदरी कहकर एक लड़की रहती थी। वो बहुत काली थी। उससे उनका हीन भावना ज्यादा होकर हमेशा दुख में रहती थी। बाहर नहीं जाती थी और हमेशा घर में ही बैठती थी। एक दिन उनकी माँ, बेटी तुम काले होने से भी बहुत खूबसूरत रहती हो कहकर सब कहते हैं ना, फिर भी तुम हमेशा क्यों दुखी होकर घर में बैठती हो? हाँ बेटी, रंग में क्या है, काले वाले सुंदर नहीं होते हैं क्या? मेरा बात सुनकर सबकी तरह बाहर जाकर घूम के आओ बेटी। कौवा का बच्चा कौवे को ही लाड है ऐसा। मैं तुमको खूबसूरत दिखती हूँ, ऊपर से सबको हंसाने के लिए सुंदरी कहकर नाम रखे। छी, मेरी जिंदगी क्या है ऐसा बन गया। तब उनका माँ पिता सर पकड़ लिए। एक बार सुंदरी को सुरेश कहकर एक आदमी से शादी हुआ। सास और ससुर सुंदरी को बहुत अच्छे से देखने लगे। एक दिन सास, बहू सुंदरी थोड़ा बाजार से स्वीट लेकर आओगी, शाम को रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको देने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तब सुंदरी हेलमेट पहनकर बाजार में स्वीट्स खरीदा। बाद में घर आकर, मेरी सास मेरे अपमान करने के लिए ही बाजार भेजी है। मैं काली हूँ फिर भी दहेज का आस से मुझसे शादी किया है मेरा पति। छी, क्या है ये दरिंदर जिंदगी। ऐसा सोची। एक दिन सुरेश, सुंदरी मैं बिजनेस का काम से थोड़े दिन दुबई जा रहा हूँ, मैं वापस आने तक मेरा माँ पिता का अच्छे से ख्याल रखना और इधर हमारा शोरूम का व्यापार को भी जरा नजदीक से रहकर देखना। ये मेरा मुंह नहीं देख पाकर बिजनेस के नाम पर मुझे छोड़कर जा रहा है। मुझे शोरूम पर भेजकर उधर भी मेरा अपमान करने के लिए देख रहा है। छी, ऐसा पति भी रहता है क्या? अगले दिन शोरूम में जाकर फाइल्स को देखने लगी। सबके साथ घबराकर बात करने लगी। वेलकम मैडम, नाइस टू मीट यू। आपका स्माइल बहुत अच्छा है, आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है मैम। बाद में वो लड़की और एक आदमी मिलकर दूर में हंसने लगे। उनको देखकर सुंदरी, इससे पहले वो मेरा स्माइल अच्छा है, मेरा ड्रेस अच्छा है, कहने का मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ और काली हूँ इसलिए होगा। वो मुझे ही देखकर हंस रहे हैं शायद। छी, ये सब मेरा पति की वजह से ही हो रहा है, कहकर डांटने लगी। एक दिन उनका घर को एक स्वामी जी आए। उनको वे खाना खिलाकर अच्छे से आदर किए। बाद में जब सास और ससुर नहीं थे, तब सुंदरी उनका रंग के बारे में स्वामी जी से कहकर दुखी होने लगी। देखो बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक माया दर्पण देता हूँ। हर रोज उसमें अपने आप को देखा तो पूरा दिन गोरी बन जाओगी। ऐसा जितना दिन चाहिए उतना दिन उस दर्पण में देखना है। तुम खुद को काली दिखने पर भी बाहर वालों को तो तुम गोरी बनकर दिखोगी। वो दर्पण टूटे बिना अच्छे से ख्याल रखो, कहकर एक दर्पण को प्रकट करके चला गया। अगले दिन वो दर्पण में देखा तो वो गोरी बनकर दिखाई दिया, लेकिन उनके हाथों को देखा तो वो काले ही थे। अरे स्वामी जी ने जैसा कहा, मैं अपने आप को काली दिखती हूँ लेकिन बाहर वालों को गोरी ही दिखती हूँ ना। मुझे वो बस है, ये है कहकर खुशी से नाचने लगी। बाद में सास और ससुर से, सासू माँ, ससुर जी, आप हर बार कुछ न कुछ बाहर से लाने के लिए कहते हो ना, बोलिए आपको बाहर से कुछ लाना है क्या? स्वीट्स, फ्रूट्स, क्या चाहिए बोलिए, लेकर आती हूँ। कम ऑन, अगर बोर लग रहा है तो बोलिए, कुछ सिनेमा या शॉपिंग ले जाती हूँ। मैं अब शोरूम को जा रही हूँ, अगर कुछ जरूरी है तो फोन कीजिए, बाय, कहकर चली गई। बहू को इतना खुश देखकर दोनों हैरान हो गए। शोरूम में भी वो सबको बुलाकर काम सौंप रही थी तो सब लोग हैरान होकर देखने लगे। ऐसा बहुत दिन बीत गए थे। सुरेश दुबई से वापस आया। सुंदरी में यह बदलाव देखकर वो भी चौंक गया। एक दिन सुरेश और उनका माँ पिता उनके कमरे में देखा तो वो दर्पण में देखकर खुश हो रही थी। तब तीनों मिलकर अंदर आए। इतने में सुरेश एक हथौड़ा से उस दर्पण को तोड़ लिया। अरे, ये क्या किया है आपने? उस दर्पण की वजह से ही मैं गोरी और सुंदर बनकर घूम रही हूँ। अब मुझे बाहर कैसे जाना है? मेरा मुंह कैसे दिखाऊंगी? कहकर रोने लगी। इतने में स्वामी जी वहां आया।
बेटी सुंदरी, मैं ही सुरेश से उस दर्पण को तोड़ने के लिए कहा। वो माया दर्पण ही है, लेकिन वो तुम्हें गोरी तो नहीं बनाया, लेकिन केवल तुमको ही वो तुम्हें गोरी बनकर दिखाई। सबको तो तुम हमेशा की तरह दिखाई दिया। वो बात नहीं जानकर तुम अपने आप को गोरी समझने लगी। उसकी वजह से तुझमें आत्मविश्वास बढ़ गया है और निडर बन गई। हाँ सुंदरी, स्वामी जी तुम्हारे बारे में बताने तक तुम ऐसे दुखी हो रहे हो कहकर मुझे मालूम नहीं था। तुम मुझे पसंद आई हो, इसलिए 1 रुपए भी दहेज लिए बिना तुमसे शादी किया। मेरा माँ पिता तो हमारे घर में लड़की पैदा नहीं हुआ, लेकिन तुझमें उनको देख रहे हैं, ये बात कई बार कहकर खुश होने लगे। हमें तुम ऐसे ही पसंद हो। तुम गोरी नहीं हो तो फिर भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटी, सुंदरता कोई रंग में या कहीं नहीं रहता है, हमारे मन में रहता है और हमारे जीत में रहता है। इतने दिन तुम सुंदर नहीं हो कहकर बाहर नहीं आई, लेकिन दर्पण में अपने आप को गोरा देखकर वो सच है कहकर मान लिया, इसलिए निडर होकर सबके सामने आई। इधर त्रुटि तुझमें ही है, लेकिन तुम्हें देखने वाले में नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग काले हैं या मोटे हैं, छोटे हैं या पतले हैं, ऐसे कई कारण से उनका मूल्य जान ले रहे हैं। उसकी वजह से उनका घर वालों को कितना दुख होता है ये पता है, वो कितना पाप है पता है। भगवान हमें कैसे पैदा किया, अगर वैसे ही हम स्वीकार किया तो हम उनको इज्जत दिया जैसा है। भगवान के सामने हम सब सुंदर जीव हैं। फिर कभी भी काली हूँ कहकर दुखी मत होना और तुम्हें प्यार करने वालों को दुख मत पहुँचाना। वो सुनकर सुंदरी के आंखों में आंसू भर गए। सब मुझे माफ कर दीजिए। इतना दिन मैं अपने हीन भावना से सबको दुख पहुंचाई। असली सुंदरता क्या है अब मुझे पता चला, कहकर प्रणाम किया। कुंतल देश में राजा रविवर्मा कहकर एक राजा प्रशासन करते थे। वे अच्छे इंसान ही थे, मगर थोड़ा मूर्ख थे। एक दिन वे उनके रसोई में जांच कर रहे थे, तभी एक रसोइया प्याज काट रहा था और प्याज की तीव्रता की वजह से उनके आंखों में से आंसू आ रहे थे। तब वो आंसू पोंछ रहा था। वो राजा रविवर्मा ने देखा। अगले दिन उसको सभा में बुलाया। हे रसोइया, कल तुम क्यों रो रहे थे? मेरे देश के प्रजा नहीं रोना है कहकर तुमको मालूम नहीं है क्या? जैसे भी स्थिति हो, मेरे प्रजा हमेशा हंसते रहना चाहिए, ऐसा आदेश दिया है मैंने। वो आदेश भूल गए हो क्या? मतलब मेरे देश में तुम्हें कष्ट हो रहा है ना, इसलिए तुम मेरे सामने रोया। बोलो क्या मुसीबत आया है तुमको, नहीं तो बिना मतलब के रोने के वजह से तुम्हें सजा मिलेगा। महाराजा, प्याज काटने की वजह से आंखों में से आंसू आए थे बस, उसके अलावा मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। आपके प्रशासन में मैं बहुत खुश हूँ महाराजा। अरे ओ घमंडी इंसान, प्याज काटते समय आंखें जलते हैं ये मुझे मालूम नहीं है क्या? तुम मेरे जाने तक आंसू को रोक सकते थे। मैंने तुम्हारे आंखों में से आंसू आते हुए देखा, उसके लिए तुमको सजा काटना ही पड़ेगा। ऐसा ही छोड़ दिया तो कल सब लोग कुछ न कुछ कारण कहकर रोना शुरू करेंगे। सिपाहियों, इनको तुरंत कारागार में ले जाकर सख्ती से सजा दीजिए। उस देश में बीवी नगर नाम का एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे कुत्ते रहते थे। उस गांव वालों को भी वो कुत्ते बहुत पसंद थे, इसलिए उनको लोग हमेशा खाना भी खिलाते थे। ऐसे ही उस गांव का नाम बीवी नगर से बौबौ नगर बन गया था। उस गांव में जगदीप नाम का एक बच्चा रहता था। वो होटल में काम करते हुए जीता था। वो भी कुत्तों को खाना खिलाता था। कुत्तों को पकड़कर लेकर जाने वाले कर्मचारियों को सब गांव वाले मिलकर मार पीट कर भेज देते थे। एक बार राजा रविवर्मा घोड़े पर बैठकर उस गांव में आया। पीछे उनका सिपाही भी थे। सब लोग उनको फूल से स्वागत कर रहे थे। तभी कुछ कुत्ते ऐसे भौंकते हुए घोड़े के पीछे पड़े। तब घोड़ा डर के मारे भागना शुरू किया। कुत्ते उस घोड़े के पीछे भागने लगे। घोड़े आखिर में राजा को कीचड़ में गिराकर भाग गया। फिर कुत्ते महाराजा को देखकर भौंक रहे थे। कीचड़ लगा हुआ महाराजा को बहुत अपमान लगा। इतने में सिपाही आकर कुत्तों को भगा दिए। महाराजा को देखकर लोग हंसने लगे। तब महाराजा को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ घमंडी कहीं के, इतना हिम्मत है तुम लोगों को, मुझे ही देखकर हंसोगे? सिपाहियों, इन सबको सजा दीजिए। महाराजा,
गलत मत समझना। अपनी कोई भी स्थिति आने पर भी लोगों को हंसते रहने का आदेश दिए थे ना, इसीलिए हंसे थे। सच में तो आपको ऐसे गिरते हुए देखकर बहुत बुरा लगा, मगर दुखी होने से आपको गुस्सा आएगा, इसीलिए हंस रहे थे। अरे ओ बच्चा कहीं का, चालाकी से बात करोगे तो छोड़ दूंगा सोच रहे हो क्या? आप लोगों को नहीं, आपके गांव के कुत्तों को मारना चाहिए, तभी तुम लोगों को ज्ञान आएगा। अभी तक मुझे इन कुत्तों के बारे में बहुत शिकायत आए थे। वो क्या है देखने के लिए खुद आया तो मेरे ऊपर ही हमला किए। सिपाहियों, कल आके हर एक कुत्ते को पकड़कर मार डालो, यही मेरा आदेश है, कहकर गुस्से से चला गया। वो जाने के बाद एक औरत, इस मूर्ख की वजह से बेचारे हमारे कुत्ते मर जाएंगे, अब हमें क्या करना है? हाँ सही कहा, हमें जैसे भी करके इस कुत्तों को बचाना होगा। वैसे ही सब गांव वाले मिलकर एक अंडरग्राउंड डॉग हाउस का निर्माण किए। ऊपर एक छोटा सा गुफा भी बनाए। उसमें सीढ़ियां भी बनाए। तब जगदीश ने गांव के सब कुत्तों को लेके आया और फिर सारे कुत्ते उस गुफा में चले गए और उसके अंदर सीढ़ियों से अंडरग्राउंड में पहुंच गए। उधर उनके लिए जितना चाहिए था उतना खाना रखा था। वो सब खाकर कुत्ते खुशी से बौ, 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 कहकर चिल्लाने लगे। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाया तो बहुत खतरा होगा, बाहर बिल्कुल मत निकलना। अगले दिन आकर सिपाहियों ने पूरा गांव में छान मारे, मगर उनको एक भी कुत्ता नहीं दिखाई दिया। आप सब लोगों ने मिलकर उन कुत्तों को कहीं छुपा कर रखे हैं ना, फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको नहीं मारेंगे तो महाराजा हमको मारेंगे, वो मिलने तक हम इधर ही रहेंगे। ऐसे ही जगदीप रोज चुपके से खाना ले जाकर गुफा के अंदर जाने लगा। सीढ़ियों से जाकर अंडरग्राउंड में कुत्तों को खाना खिलाया करता था। एक बार कुछ डाकू लोग आकर युवरानी को उठाकर घोड़ों पर लेकर भाग गए। महाराजा जो आया था वो कालकेय था, बहुत युवरानियों को ऐसे ही ले जाकर नाश किया था। वो लोग कहाँ रहते हैं ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। अब हमको युवरानी के ऊपर आस छोड़ना ही होगा। तभी उधर जगदीप आया और महाराजा से, महाराजा जो हुआ उसके लिए हम चिंतित हैं। मुझे एक मौका दिया तो मैं उस कालकेया को ढूंढ निकालूंगा। मेरे साथ थोड़े सिपाहियों को भेजिए, वैसे ही युवरानी पहनने वाली एक कपड़े दीजिए। महाराजा ने ठीक है कहकर मान लिया। वैसे ही जगदीप सिपाहियों के साथ अंडरग्राउंड के अंदर गया, कुत्तों को युवरानी का कपड़ा को सुंघवाया। एक कुत्ते दोस्तों, हमारी युवरानी कहाँ पर है, ढूंढ निकालना है तुमको। वहाँ बेचारे महाराज उनकी बेटी के लिए बहुत तड़प रहा है। तुरंत सब कुत्ते उधर से निकले और सब सिपाही उनके पीछे जाने लगे। तब वे कुत्ते जंगल में गए और एक जगह पर कालकेया लोग दिखाई दिए। उधर युवरानी को भी बांध कर रखे थे। तब सिपाहियों ने तुरंत उनको पकड़कर खूब पीटकर बंदी कर दिए। बाद में महाराजा सभा में, सभाष छोटे सभाष, अब तक लोगों को बहुत परेशानी किया है कहकर मुझे समझ में आया। अब से अच्छे से प्रशासन करूंगा, आपके कुत्तों को भी कुछ नहीं करूंगा, आपके गांव को भी और भी निधि मंजूर करूंगा, आपको ये सोना दे रहा हूँ, कहकर सोना दिया। वो देखकर कुत्ते बहुत खुश होकर बौ, 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 बौ,